नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज। और इस सीरीज की आज हम 24वीं क्लास यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी 2024 के संक्षिप्त अवलोकन के जो पहला चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, उसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने 23 पार्ट्स में 1150 प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 16वीं सदी में बुक्सा सर्वप्रथम कहां पर आकर बसे थे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार हमने इसको कवर किया है और इस सीरीज में भी दोबारा से इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जनजातियों से रिलेटेड आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमने कल की क्लास में देखे थे। आज बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, फिर परिवहन तंत्र का भी दोबारा से एक क्विक रिवीजन कर जाएंगे। बुक्सा 16वीं सदी में उत्तराखंड में आकर बसे थे और सबसे पहले चंपावत के बनबसा क्षेत्र में आकर बसे थे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बनबसा क्षेत्र में आकर बसे। बुक्सा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर निवास करती है? तो बुक्सा जनजाति बसी सबसे पहले चंपावत में थी, बनबसा क्षेत्र में, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो उधम सिंह नगर में निवास करती है। उधम सिंह नगर के बाद दूसरे नंबर पे नैनीताल आता है। ठीक है, नैनीताल और उधम सिंह नगर के बुक्सा बहुल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इन दोनों ही जनपदों में बुक्सा जनजाति की जनसंख्या काफी ज्यादा है और जो इनके बुक्सा बहुल क्षेत्र है, जहां पर इनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है, उन क्षेत्रों को बुक्साड़ कहा जाता है। यह भी सवाल बन सकता है। नेक्स्ट है, देहरादून में बुक्सा को क्या कहा जाता है? तो देहरादून में रहने वाले बुक्साओं को मेहर बुक्सा कहते हैं। जैसे उत्तरकाशी में रहने वाली भोटिया कौन है? चाड़ भोटिया। उसी प्रकार देहरादून में रहने वाले बुक्सा मेहर बुक्सा। क्वेश्चन बनेगा, मेहर बुक्सा राज्य में कहां निवास करते हैं? देहरादून में करते हैं। नेक्स्ट है, बुक्सा जनजाति के स्थानीय देव कौन हैं? तो बुक्सा जनजाति के स्थानीय देवी देवताओं को लेकर सवाल बनता है। इनके स्थानीय देव हैं खेड़ी देव, इसके अलावा ज्वाल्पा देवी, खुलका देवी, साकरिया देवता। ठीक है, खेड़ी देवी, साकरिया देवता, ये इनके प्रमुख स्थानीय देवी देवता हैं। ठीक है, जो बुक्सा जनजाति है यह हिंदू धर्म को मानती है और इनकी सबसे बड़ी देवी कौन है? ये तो इनके स्थानीय देवी देवता हो गए। क्वेश्चन बनेगा, बुक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी, तब आप कहेंगे चामुंडा देवी, जो आपके काशीपुर में निवास करते हैं। ठीक है, बुक्सा जनजाति को लेकर एक क्वेश्चन और याद करना। क्वेश्चन बनेगा, कौन सी जनजाति अपने को देवी पूजक मानते हैं? तो देवी पूजक कौन मानते हैं अपने को? बुक्सा जनजाति। इनकी सबसे बड़ी देवी कौन है? चामुंडा देवी। ठीक है, यहीं पर जो ये चामुंडा देवी मंदिर है काशीपुर में, यहीं पर इनका जो प्रसिद्ध मेला है चैती मेला, वो भी लगता है। सवाल आपने देखा होगा, बनता है पेपर में कि चैती मेला कहाँ लगता है और किस जनजाति से संबंधित है। एक क्वेश्चन और याद करना, हमने यहाँ पर इनके स्थानीय देवी देवताओं को देखा। जो खेड़ी देवी हैं ये बुक्सा जनजाति की ग्राम देवी हैं और जो साकरिया देवता हैं ये इनके ग्राम देवता हैं। ठीक है, जो ग्राम देवी और ग्राम देवता हैं इनकी पूजा ये साल में 2 बार करते हैं। नेक्स्ट है, बुक्सा लोगों की भाषा क्या है? तो बुक्सा लोगों की भाषा को रजभैंसी कहा जाता है। इनकी अपनी कोई विशेष भाषा नहीं है, जहां रहते हैं वहीं की भाषा बोलते हैं, लेकिन जो प्रमुख भाषाएं ये बोलते हैं उसमें भावरी आती है, कुमैया आती है और आपकी रजभैंसी आती है। ठीक है, बुक्सा लोगों का सर्व प्रमुख त्योहार व मेला कौन सा है? तो बुक्सा जनजाति का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण जो त्योहार है, मेला है, वो चैती मेला है या चैती त्योहार है। सबसे महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, इसके अलावा इनके दूसरे त्योहारों के नाम एक बार पेपर में आए थे, पूछा गया था नौबी, इसके अलावा होगण, इसके अलावा ढलिया और गोत्र। ये क्या है? ये आपके बुक्सा जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। ठीक है, और सबसे प्रमुख कौन है? चैती। किस जनजाति में जादू टोने का अधिक प्रचलन है? तो जादू टोना तंत्र मंत्र ज्यादा प्रचलित है हमारी बुक्सा जनजाति में। जो जादू टोने का ज्ञाता होता है, तंत्र मंत्र का ज्ञाता होता है, उसे क्या कहा जाता है? बुक्सा जनजाति में उसे भरारे कहते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करेंगे।
बनरौत, जंगल के राजा आदि किस जनजाति को कहा जाता है? तो कौन सी जनजाति जंगल के राजा कहलाती है? ये कहलाती है राजी जनजाति। राजी जनजाति मुख्य तौर पर किस जनपद में निवास करती है? तो ये आपके पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। किस जनजाति में पहले मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित थी? तो मूक विनिमय किस जनजाति में होता था? ये राजी जनजाति में होता था। ठीक है, राजी जनजाति जंगलों में निवास करती है और काष्ठ कला में निपुण मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बना है। राजियों की बोली क्या है? तो राजी जनजाति की बोली क्या है? इनकी बोली को मुंडा कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, मुंडा भाषा किस जनजाति की है? तब आप कहेंगे राजी जनजाति की। आपस में जब ये बात करते हैं तो इस लैंग्वेज का, मुंडा भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बाहरी लोगों से ये बात करते हैं तब ये कुमाऊनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक राजी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा राजी जनजाति पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। राजी किस प्रकार के शिल्प में निपुण होते हैं? जंगलों में निवास करती है और काष्ठ कला में निपुण मानी जाती है। सवाल पेपर में बना था कि राज्य की कौन सी जनजाति काष्ठ कला में निपुण मानी गई है या मानी जाती है? तब आप कहेंगे राजी जनजाति। राजियों के मुख्य देवता कौन हैं? तो राजी जनजाति के अगर हम इनके धर्म, इनके विश्वासों की बात करें तो ये मानते हैं कि जो पहाड़ों की चोटी है, नदी है, तालाब है, कुएं हैं, ये मानते हैं कि देवी देवता यहाँ पर निवास करते हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी जनजाति में ऐसा विश्वास है? तो आप कहेंगे राजी जनजाति। इनके अलावा इनके जो प्रमुख देवता हैं, मुख्य देवता हैं, वो बागनाथ देवता हैं। ठीक है, अन्य देवता भी हैं जिनकी पूजा ये करते हैं, जिसमें आपके सबसे आगे जो आते हैं वो मलयनाथ आते हैं, इसके अलावा सैम आते हैं, मल्लिका अर्जुन आते हैं, छुरमल देवता आते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कौन है? बागनाथ देवता। गोरा अट्ठावली प्रमुख त्यौहार है। तो गोरा अट्ठावली त्यौहार किस जनजाति का है? ये त्यौहार राजी जनजाति का है। ठीक है, इसके अलावा इनके दो और प्रमुख त्यौहार हैं, एक कर्क संक्रांति और एक मकर संक्रांति। तो ये दोनों किसके प्रमुख त्यौहार हैं? राजी जनजाति के। और इन दोनों के अलावा गोरा अट्ठावली किसका है? ये वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी राजी जनजाति का है। ठीक है, एक और क्वेश्चन राजी जनजाति को लेकर याद कर लीजिए कि किस जनजाति में सप्ताह के दिनों के नाम का स्वरूप अलग अलग हमें देखने को मिलता है? तो वो भी राजी जनजाति में देखने को मिलता है। राज्यों में सांग जांगी और पिंठा संस्कार होते हैं। तो पहला सवाल तो आपका ये हो गया कि सांग जांगी और पिंठा संस्कार किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो यह राजी जनजाति में प्रचलित हैं और विवाह पूर्व यानी शादी से पहले होने वाले संस्कार हैं। ठीक है, राजी अपने आवास को क्या कहते हैं? तो राजी जनजाति के आवासों को रौत्यूड़ा कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक करना क्योंकि बहुत बार आया है। भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन, उनके शीतकालीन और जाड़ जनजाति की भाषा जिसको रोम्बा कहते हैं, राजी जनजाति की भाषा और इनके आवास, बहुत बार सवाल बनता है। इनके आवास को, इनके निवास को रौत्यूड़ा कहा जाता है। ठीक है, रामनगर और कोटद्वार को जोड़ने वाले कंडी मार्ग की लंबाई कितनी है? देखिए, रामनगर और कोटद्वार को आपस में जोड़ने वाला, रामनगर यानी आपका कुमाऊं हो गया, नैनीताल में पड़ गया, और कोटद्वार यानी गढ़वाल हो गया, पौड़ी में पड़ गया। तो कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ने वाला एक मार्ग है, 88 किलोमीटर का मार्ग है, और यह मार्ग गढ़वाल और कुमाऊं को अंदर अंदर आपस में जोड़ लेता है। यानी आपको यूपी में नहीं जाना पड़ता, उत्तराखंड में ही आप गढ़वाल से कुमाऊं, कुमाऊं से गढ़वाल आ जा सकते हैं। बाकी जो दूसरे मार्ग हैं उसमें आपको कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश में भी ट्रेवल करना होता है। तो भीतर भीतर गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है? कंडी मार्ग है, और इसकी लंबाई 88 किलोमीटर है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को अंदर अंदर जोड़ने वाला सीधा मार्ग कौन सा है? कंडी मार्ग है, और इसे माउंटेन रोड या माउंटेन मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? कुछ दिन पहले ही हमने नेशनल हाईवेज जो उत्तराखंड के हैं उनको एमसीक्यू के रूप में कवर किया था। जब हम एक साथ एक दो सीरीज को चलाते हैं तो उसमें आपका यही फायदा होता है कि आपका रिवीजन बार बार होता रहता है। हमने एमसीक्यू में कवर किया, अब हम इनको संक्षिप्त अवलोकन वाला जो चैप्टर है उसके क्विक क्वेश्चंस के रूप में कवर कर रहे हैं। वहां पर भी हमने देखा था कि राज्य में जब राज्य बना था उस समय नेशनल हाईवेज हमारे पास 9 थे। कुछ समय तक हमारे पास नेशनल हाईवे 21 थे, लेकिन जो लेटेस्ट परीक्षा वाणी है अब उसमें नेशनल हाईवे हमारे 22 हैं।
तो उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 22 नेशनल हाईवे हैं। कितनी इनकी लंबाई है टोटल अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज की, तो ये होगा आपका 2094.80 किलोमीटर, ठीक है, जिसको राउंड ऑफ करके कितना लिखा जाएगा? 2095 किलोमीटर। सबसे लंबा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे छोटा और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये है आपका, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH30, ठीक है। जो NH7 है इसकी लंबाई लगभग 402 किलोमीटर के करीब है और जो NH30 है ये आपका 2.90 किलोमीटर का है, यानी 3 किलोमीटर से भी छोटा है। तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है वर्तमान में। अंतरराज्यीय बस अड्डा निर्माणाधीन है। किस जगह पर अंतरराज्यीय बस अड्डा बन रहा है? ये बन रहा है हल्द्वानी में। राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु यूके सीरीज कब से शुरू करी गई? तो उत्तराखंड की गाड़ियों में यूके सीरीज जो आने लगी वो कब से आने लगी है? वो आने लगी थी 1 नवंबर 2007 से। शुरुआत में उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था जैसा आप जानते हैं, और उत्तराखंड नाम परिवर्तित किया गया 1 जनवरी 2007 से, ठीक है। लेकिन गाड़ियों में यूके नाम कब से आने लगा? गाड़ियों में ये 1 नवंबर 2007 से आने लगा। गंगोत्री स्थित है कौन से नेशनल हाईवे पर? जो हमारे 4 प्रमुख धाम हैं उनके नेशनल हाईवेज पूछे जाते हैं। गंगोत्री हमारे नेशनल हाईवे 34 पर है। यमुनोत्री अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे 134 पर है। अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम NH7 पर है। और अगर हम केदारनाथ धाम की बात करें तो 107 पर केदारनाथ धाम स्थित है। तो गंगोत्री 34 पर, यमुनोत्री 134 पर, बद्रीनाथ धाम 7 पर, केदारनाथ धाम 107 पर, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में रेलपथ वाले जिले कितने हैं? देखिए राज्य में कितने ऐसे जिले हैं जहां पर रेल लाइन बिछाई जा चुकी है, रेल वहां पर पहुंच चुकी है। राज्य में वर्तमान में ऐसे ही हमारे 6 जिले हैं जिनकी संख्या है जो जहां पर रेल पहुंच चुकी है, जिसमें एक है हरिद्वार, एक है हमारा देहरादून, एक है हमारा पौड़ी, उसके बाद उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत। तो 6 जनपद हैं जहां पर रेल पहुंची है, जिसके आपको नाम पता होने चाहिए। हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी ये गढ़वाल के हो गए, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत ये कुमाऊं के हो गए। सबसे ज्यादा रेल ट्रैक वाला जनपद कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा रेल लाइन बिछाई गई है? तो वो है हरिद्वार। और सबसे कम कहां पर बिछाई गई है? वो पौड़ी में बिछाई गई है, ठीक है। उत्तराखंड में टोटल रेल लाइन की अगर हम लंबाई की बात करें तो वो कितनी है? कुछ दिन पहले भी देखा था, 344.91 किलोमीटर। राज्य में प्रथम रेल पथ रामपुर से काठगोदाम तक बिछाया गया, कब बिछाया गया था? उत्तराखंड में जो पहला रेल ट्रैक बिछाया गया था, रेल लाइन बिछाई गई, वो 1884 में बिछाई गई थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर से नैनीताल के काठगोदाम तक इस रेल लाइन को बिछाया गया था, ठीक है। रामपुर से किच्छा, लाल कुआं और काठगोदाम तक ये गई थी, ठीक है। लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को कब जोड़ा गया? लक्सर को हरिद्वार के साथ कब जोड़ा गया? लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को ये 1896 में जोड़ा गया, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे इसी के साथ, नजीबाबाद से कोटद्वार के लिए रेल लाइन कब शुरू करी गई या रेल लाइन कब यहां पर बिछाई गई? तो नजीबाबाद और कोटद्वार के बीच में रेल लाइन 1897 में बिछाई गई। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पेपर में आया था कि यूपी के मुरादाबाद से काशीपुर होते हुए रामनगर तक रेल लाइन कब बिछाई गई? तो यह बिछाई गई थी 1907 में। दोनों को याद करेंगे, पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, हरिद्वार से देहरादून को कब जोड़ा गया था? तो हरिद्वार को लक्सर के साथ कब जोड़ा गया? 1896। कोटद्वार को नजीबाबाद के साथ 1897 और मुरादाबाद को रामनगर के साथ तब आपने कहा 1907। वैसा ही सवाल है कि हरिद्वार और देहरादून को कब आपस में जोड़ा गया रेल लाइन के माध्यम से? 1900 ईस्वी में। बड़ी रेलवे लाइन का टर्मिनल स्टेशन कौन सा है? देखिए उत्तराखंड में बड़ी रेल लाइन के जो टर्मिनल स्टेशन है वो आपका कुमाऊं में काठगोदाम है और गढ़वाल में कोटद्वार है। और छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन की बात करें तो वो आपका चंपावत में है, टनकपुर, ठीक है। नेक्स्ट है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का विस्तार कितने जनपदों में है?
जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, इसका टारगेट रखा गया है कि 2024 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। 2018 से ये बन रही है और इसका विस्तार 5 जनपदों में है। कौन कौन से वो 5 जनपद हैं? एक है हमारा देहरादून, एक है हमारा पौड़ी, इसके अलावा हमारा टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ठीक है, देहरादून और पौड़ी में तो ऑलरेडी रेल पहुंच चुकी है, पहले से बनी हुई है। यहां पर जब ये पूरी परियोजना बन जाएगी तो रेल वाले जनपदों में ये 3 नए जनपद भी जुड़ जाएंगे और टोटल 9 जनपद हो जाएंगे जहां पर रेल पहुंच चुकी होगी। हालांकि अभी बनी नहीं है तो अभी भी आपने 6 जनपदों का ही नाम लेना है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पथ में कुल कितने पुल होंगे? बहुत डीप क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल चांस है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि आपसे पुल की संख्या पूछ ले, लेकिन उत्तराखंड में डेटाबेस पर क्वेश्चन बन सकता है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में टोटल आपके 16 पुल होंगे, टोटल 13 स्टेशन होंगे और टोटल 17 सुरंगें यहां पर होंगी। ठीक है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 125.20 किलोमीटर इस पूरे परियोजना की लंबाई है। राज्य में कितने हवाई अड्डे हैं? तो राज्य के अंदर टोटल एयरपोर्ट्स कितने हैं, हवाई अड्डे कितने हैं? ये है हमारे 5। कौन कौन से हैं? पहला दून हवाई अड्डा जो देहरादून में है, जौलीग्रांट जिसको कहा जाता है, जौलीग्रांट हवाई अड्डा। दूसरा है फूलबाग हवाई अड्डा, पंतनगर में है, उधम सिंह नगर में। तीसरा है नैनीसैनी हवाई अड्डा, आपके पिथौरागढ़ में है। चौथा गौचर हवाई अड्डा चमोली में है और 5वां चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। राज्य में सबसे लंबा रनवे किस हवाई अड्डे का है? देखिए, सबसे लंबा जो रनवे है वो पंतनगर हवाई अड्डे का है। सबसे छोटा जो रनवे है वो चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे का है और सबसे बिजी वाला एयरपोर्ट जो है हमारा वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून का। ठीक है, प्रदेश में पहली हेली सेवा अगस्त्य मुनि से केदारनाथ के लिए कब शुरू करी गई थी? तो राज्य में सबसे पहले हेली सेवा किस किस के बीच शुरू करी गई? देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके उस फॉर्मेट में बन सकते हैं जैसे आपसे आज तक पूछा जाता है कि सबसे पहले डाक सेवा किस किस के बीच शुरू होती है। आप कहते हैं श्रीनगर और अल्मोड़ा के बीच में। कहेगा राज्य में सबसे पहले हेली सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा किस किस के बीच हुई? तो आपके अगस्त्य मुनि से केदारनाथ के बीच में, और इसे शुरू किया गया था 16 मई 2003 को, जैसे डाक व्यवस्था को 1815 में शुरू किया गया था। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन KMOU की बात कर रहा है। KMOU इसकी स्थापना 1939 में होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1939। इसी के समकक्ष की बात करें, ये तो कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन है। अगर हम कुमाऊं की जगह पर गढ़वाल लगा दें मोटर ऑनर यूनियन। JMOU की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1941 में होती है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन वहां पर हो जाता है तो उसको नोट कर लेना। पहले कुमाऊं वाले की स्थापना हुई, KMOU की स्थापना हुई, फिर JMOU की स्थापना हुई। ठीक है, जो कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियंस हैं ये आपके काठगोदाम में स्थापित करी गई और JMOU आपके कोटद्वार में स्थापित करी गई। सबसे पहले कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जो उत्तराखंड में बनी? वो बनी थी HMTC, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो 1920 में बनी थी। ललिता प्रसाद टमटा के द्वारा इसे बनाया गया था। राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? हमने जनजाति से जुड़े सवालों को देखा, हमने परिवहन तंत्र को देखा, अब हम उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं पे आ गए। इस पूरे टॉपिक का भी हमने MCQ के रूप में भी रिवीजन किया था और अब हम प्रश्नों के रूप में, वन लाइनर्स के रूप में भी इसका रिवीजन, एक क्विक रिवीजन यहां पर करेंगे। राज्य की जो पहली जल विद्युत परियोजना है वो गुलौगी जल विद्युत परियोजना है। मसूरी में है, भट्टा फॉल के ऊपर बनी हुई है और न सिर्फ उत्तराखंड की पहली है बल्कि उत्तर भारत की भी ये पहली जल विद्युत परियोजना थी। भारत की दूसरी थी और उत्तर भारत की पहली थी। ठीक है, 1906-07 में इसकी स्थापना होती है। 1909 से यहां पर उत्पादन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, राज्य को कितनी फीसदी बिजली रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क मिलती है? तो उत्तराखंड में अगर कोई दूसरा राज्य आकर या केंद्र सरकार अपना कोई प्रोजेक्ट लगाती है, नदियों पर कोई बांध बनाती है और बिजली उत्पादन करती है, तो उत्तराखंड को उस बांध से 12% बिजली रॉयल्टी के रूप में फ्री मिलती है। कितना प्रतिशत है? 12%।
नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वर्तमान में उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी जल विद्युत परियोजना है, जो कि 2400 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, इससे भी बड़ी परियोजना है पंचेश्वर बांध परियोजना, हालांकि अभी बनी नहीं है, निर्माणाधीन है, इसीलिए जब तक बनेगी नहीं तो आप टिहरी को ही बताएंगे। टिहरी बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा कब चालू किया गया? देखिए, टिहरी बांध के निर्माण को मंजूरी कब मिली थी योजना आयोग की? वो मिली थी 1972 में। 1978 में टिहरी बांध का काम उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग शुरू कर देता है। काम बहुत धीमी गति से होता है, तो इसके ठीक 10 साल बाद 1988 में टिहरी बांध का काम केंद्र सरकार अपने हाथों में ले लेती है और 1988 में टीएचडीसी का गठन करती है और 1989 में टीएचडीसी को डैम का काम दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र ने टिहरी डैम के निर्माण को अपने हाथ में लेते हुए टीएचडीसी का गठन कब किया? टीएचडीसी का गठन 1988 में हुआ था। ठीक है, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो टिहरी बांध का जो डिजाइन है उसे जेम्स ब्रून ने तैयार किया है। इसका नाम पूछा जाएगा। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो सबसे ऊंचा बांध है ये भारत का, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, टिहरी बांध में निर्मित कृत्रिम झील का क्षेत्रफल कितना है? तो बांध बनने से जो पूरा झील बनती है, पीछे जो पानी जमा होता है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। इसका क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन आएगा, टिहरी बांध में बनी जो कृत्रिम झील है उसका क्षेत्रफल बताइए, तो 42 वर्ग किलोमीटर। टिहरी बांध परियोजना का पहला चरण कब शुरू हुआ? तो टिहरी बांध परियोजना का पहला चरण, जो कि 1000 मेगावाट की परियोजना था, और इसका पहला चरण 2006 में शुरू हुआ था। ठीक है, टिहरी बांध का आधिकारिक नाम क्या है? तो टिहरी बांध को राष्ट्र का गांव कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो ऑफिशियल नेम है वो स्वामी रामतीर्थ सागर है, और इसका जो स्थानीय नाम है वो सुमंत सागर है। दोनों नाम याद करेंगे, और उपनाम में इसे राष्ट्र का गांव भी कहते हैं। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो किस बांध में जल संग्रहण क्षमता सबसे ज्यादा है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यहां पर पूछी गई है, आप बताएंगे कोठार बांध। कोसी नदी पर है, अल्मोड़ा में बना हुआ है। टिहरी बांध सबसे बड़ा बांध जरूर है, सबसे बड़ी परियोजना जरूर है, लेकिन जल संग्रहण के मामले में कोठार बांध उससे कई आगे है। ठीक है, राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो उत्तराखंड में एक परियोजना है जो प्रस्तावित है, 5000 मेगावाट से ज्यादा बड़ी है, टिहरी बांध के लगभग डबल है। टिहरी बांध 2400 मेगावाट की है, वो 5000 से भी ज्यादा की है। परियोजना का नाम है पंचेश्वर परियोजना, जो आपके बननी है, निर्माणाधीन है, लेकिन अभी बनी नहीं है। ठीक है, शारदा नदी यानी काली नदी पर यह बनेगी। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की जिम्मेदारी किसकी है? तो जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं उनके विकास की जिम्मेदारी, उनके विकास का जिम्मा यह है हमारे उरेडा का। उरेडा को लेकर के बहुत बार सवाल बन जाता है, तो इसको ध्यान रखना। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण इसका पूरा नाम है। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इंग्लिश में इसको कहा जाता है। 2001 में बना था। शुरुआत में अल्मोड़ा में हेडक्वार्टर था, वर्तमान में देहरादून में इसका मुख्यालय है। तो इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन के 50 यहाँ पर प्रश्नों को देखा। 1200 सवाल हम इस सीरीज में अब तक कवर कर चुके हैं 24 पार्ट्स के मदद से। हर पार्ट्स में हमने 50-50 सवालों को देखा। सीरियल वाइज हमने पूरे संक्षिप्त अवलोकन को यहाँ पर कवर किया है और 1200 प्रश्नों तक हम आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आज की क्लास भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।